स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन। मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें हम लोग जो मेथड सीखने वाले हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने का आखिरी मेथड है इस चैप्टर में। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसके बाद हम करने की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो आगे आने वाले क्लासेस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे इसका स्टेप्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स को समझाऊंगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 3.5 करने से पहले हम लोग एक और मेथड सीखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या मेथड सीख लिया? हमने सीख लिया है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड फिर हमने सीखा एलिमिनेशन मेथड। आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने के लिए थोड़ा हेल्प हम एलिमिनेशन मेथड का, या जो नॉलेज हमने एलिमिनेशन मेथड में पाया है उसका हम यूज़ करेंगे और सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसी को यूज़ करते हैं। लिखा है कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज 35, कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल इज 28। तो अब तक आपको पता चल गया कि किस तरह से इसका इक्वेशन बनाना चाहिए ना। हमने ले लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज पर ऑरेंज x एंड कॉस्ट ऑफ एन एप्पल बी y। तो 5 ऑरेंज का कितना होगा 5x, 3 एप्पल का कितना होगा 3y। तो 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल का कॉस्ट 35 है, तो इक्वेशन बनता है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35। उस तरह से 2 ऑरेंज और 4 एप्पल, 2 ऑरेंज पर ऑरेंज कॉस्ट है x रुपीज़, तो 2 ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x, एंड 4 एप्पल पर एप्पल का कॉस्ट है y, तो 4 एप्पल का होगा 4y। 2x प्लस 4y टोटल कॉस्ट कितना है 28। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। हमने क्या किया 35 को इधर कर दिया, तो 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, एंड 28 को हमने फिर यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये माइनस 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अभी इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन लगा के हम कुछ फाइंडिंग्स निकालेंगे जिससे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है बनाने में सुविधा होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड को ही एक फॉर्मूला में डाला गया हुआ है, एंड उसी को हम फिर नाम दे दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमको इसमें y को एलिमिनेट करना है, तो y को एलिमिनेट, जिसको हम एलिमिनेट करते हैं उसके कोफिशिएंट को सेम रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर हमको y को एलिमिनेट करना है और x का वैल्यू निकालना है, तो y को एलिमिनेट कैसे करेंगे जब इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है? तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है उससे इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4, इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे कि हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम जस्ट पुट, जैसे यहाँ पे 4 × 5 × x ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई करके पूरा वैल्यू नहीं लिख देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो निकाल नहीं पाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 × 5 × x, उस तरह से 4 × 3 × y, फिर 4 × माइनस 35 सब ब्रैकेट में। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 3 × 2 × x, 3 × 4 × y, एंड 3 × माइनस 28 इक्वल टू 0। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, कॉपी में एक बार आप ज़रूर कीजिएगा इसको मेथड को समझने के लिए। नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 से। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है क्या, ये जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट सेम होने वाला है, 4 3 12y, 4 3 12y, और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या
ये 4 × 5x, एक स्टेप्स का मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बचने वाला है यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 × 5x, ये माइनस 3 × 2x, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर प्लस 4 × -35 है ना, सब्ट्रैक्ट ये 3 × -28 इज इक्वल टू 0 - 0 0 ही रहेगा। y इसमें एलिमिनेट हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x कॉमन है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x को बाहर कॉमन लेके, तो 5 × 4 मतलब ये है ना, माइनस ये बीच वाला माइनस है 3 × 2, समझ में आया। एंड x को हमने एक बार में बाहर लिखा है, ठीक है। y हमारा एलिमिनेट हो चुका है तो y को हम नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, हमने y एलिमिनेट मान लिया है, ठीक है। ये हमारा एलिमिनेट, क्योंकि देखिए 4 - 3 12 एंड 4 × 3 12, 4 × 3 12, तो 12 - 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0y। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या, 4 × -35, ये 4 × यहाँ पर देखिए 4 × -35 ये, एंड ये बीच का माइनस 3 × -28, ठीक है। आई होप ये स्टेप क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना है, इसके बाद वाला स्टेप मैं आपको फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 × 4 माइनस, मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से हम फॉर्मूला को नहीं निकाल पाएंगे, वैल्यू निकल जाएगा सीधा, हमको यहाँ से फॉर्मूला निकालना है। प्लस ये एलिमिनेट हो गया तो क्या रहेगा, 4 × -35 माइनस 3 × -28 इज इक्वल टू 0, समझ में आएगा। ये नहीं रहा, अभी हम क्या करेंगे, ये पूरे एक्सप्रेशन को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। जब हम ये पूरे एक्सप्रेशन को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये ऐसे रह जाएगा, 5 × 4 माइनस 3 × 2x इज इक्वल टू, इस पूरे को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसके पूरे के आगे क्या प्लस साइन है, तो उधर जाके ये पूरे के आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। 4 × -35 माइनस 3 -28, ठीक है। बुक में सारा स्टेप नहीं दिया रहता है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब x का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आप ये जो वैल्यू है इसको आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो इधर जब इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, ये x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो स्टेप यहाँ पर है, देखिए, ठीक है। ये माइनस हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखा हुआ है बाई 5 × 4 माइनस 3 × 2, वो ये वाला है डिवाइड, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर, तो माइनस साइन को अंदर जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा इसके आगे माइनस आ जाएगा, इसके आगे माइनस आ गया, और ये माइनस × माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 5, ठीक है। तो x का ऐसे कुछ वैल्यू आएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू से मल्टीप्लाई माइनस जो करना है कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बट अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से हमको फॉर्मूला मिलने वाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम ये कर ले, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे। देखिए a1 का वैल्यू मिलेगा क्या, यहाँ से 5, b1 का वैल्यू क्या मिलेगा 3, एंड c1 का वैल्यू क्या मिलेगा -35, सही बोले। फिर a2 का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 2, b2 का वैल्यू क्या मिलेगा 4, एंड c2 का वैल्यू क्या मिलेगा -28, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर है b1, तो 3 की जगह आप लिखिए b1, ठीक है। फिर -28 क्या है यहाँ पे, c2 है, तो यहाँ पे लिखिए c2, माइनस है बीच में तो माइनस दे देते हैं। फिर है 4 यहाँ पे क्या है, 4 मतलब है यहाँ पे b2। फिर -35 क्या है यहाँ पे c1, तो न्यूमरेटर हमारा बन गया। अब डिनोमिनेटर को बनाते हैं, तो डिनोमिनेटर में देखिए 5 है, 5 मतलब a1, फिर 4 है, 4 मतलब b2, बीच में है माइनस साइन, 2 मतलब क्या है a2, एंड फिर है यहाँ पे 3 मतलब क्या है, यहाँ पे 3 मतलब क्या है b1। तो x = b1 c2 - b2 c1 बाई a1 b2 - a2 b1, ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया है किसका,
x को निकालने का। सिमिलरली हम इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे क्या y को एलिमिनेट करके x का फॉर्मूला निकाला, हम x को एलिमिनेट करके एक y का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, वो बुक में किया हुआ नहीं है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने y को एलिमिनेट करने के लिए y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, अब हम x को एलिमिनेट करेंगे, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 जो हमने निकाला है वो रहने दूंगा, बाकी सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला कैसे निकलता है इस चीज़ को सीख लेते हैं तब मैथमेटिक्स को हर चीज़ में, तो मैथमेटिक्स को आप जो है आपको इजी लगेगा एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आपको वो पता चल जाता है कि कैसे फॉर्मूला को निकाला गया है ना। अगर फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया कि ये है भाई रट लो और क्वेश्चन में लगा देना तो वो भी चल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकल रहा है जब उसको आप सीख लेते हैं तब चीज़ों को आप क्लियरली समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये तो x का फॉर्मूला था। अब मैं y का निकाल के दिखाऊंगा, एंड y का निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, x एलिमिनेट करना होगा। तो x एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, x के कोफिशिएंट को सेम करना होगा, यानी कि इक्वेशन 1 को अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ सेम उसी तरीके से। तो 2 से मल्टीप्लाई इस तरह से करूँगा, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, बस ऐसे रखूँगा इसको जैसे कि यहाँ पे हमने किया था। तो 2 इंटू 3y माइनस 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 0। फिर इसी के नीचे कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 यहाँ पे x रहेगा, प्लस 5 इंटू 4y माइनस 5 इंटू 28। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो x तो देखिए एलिमिनेट हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, ये हमारा खत्म हो गया। हमारा मतलब है y से, तो y में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये माइनस 5 इंटू 4 और इसके बाहर रहेगा y। अब ये हो जाएगा, इसको हम प्लस रखेंगे बीच में, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये जो 35 है ना, 35 माइनस का है, तो 35 में मैं माइनस रख रहा हूँ और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, क्योंकि जो वैल्यूज़ है एक्चुअल वही रखना होगा हमको, तभी हम क्लियरली फॉर्मूला को निकाल पाएंगे। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करूँगा, ये प्लस और ये जो माइनस था यहाँ का, ये -28 के साथ रहेगा। ठीक है, तब यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस हम क्या करेंगे, 2 इंटू -35, ये माइनस 5 इंटू -28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको पूरा इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4 y, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू -35 माइनस 5 इंटू -28। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे x में किया था, इसको हम यहाँ लेके आएंगे y इज इक्वल टू, और साथ ही साथ ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा 5 इंटू -28 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया, एंड यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू -35, और नीचे ये आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4।
ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने x में रिप्लेस किया था y में भी रिप्लेस कर देते हैं। 5 क्या है, 5 है हमारा a1, माइनस 28 क्या है c2, तो a1 c2 माइनस 2 क्या है इसमें a2 है, एंड माइनस 35 क्या है c1 है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब a2, 3 मतलब b1 माइनस a1 और 4 है b2। तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू। ठीक है, जैसे ये x का वैल्यू है वैसे ये y का वैल्यू, मतलब डायरेक्टली हम a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 को आइडेंटिफाई करके अगर इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो हमारा यही एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली हमारा वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला को हमको याद रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि ये याद रखना तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए, पहले सीख लीजिए कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, कैसे हो रहा है। ये फॉर्मूला भी याद रखना ईजी हो जाएगा, वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, तो ये x का है y का है, यह इस जगह पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर समझना होगा कि ये चीज़ कैसे आया। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे आप मकसद वैल्यू निकालना नहीं था, मकसद था फॉर्मूला निकालना, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कोई चीज़ को नहीं किया, एक एक्सप्रेशन लेके आके उसको हमने फॉर्मूला में चेंज किया। तो ये हमारा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू जो हम इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है ये x का वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1, एकदम सेम यही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, एंड y का भी दिया हुआ है c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप बोलेंगे सर आपका थोड़ा सा डिफरेंट आया, डिफरेंट नहीं आया, बिल्कुल सेम आया। अगर इसमें से आप -1 कॉमन ले लेते हैं, मतलब ऐसे इसमें भी रख के कर पाएंगे, इसमें भी रख के कर पाएंगे, आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इसमें से अगर -1 कॉमन ले लेता हूँ मैं ऊपर से, तो ये क्या बन जाएगा a2 c1 एंड माइनस a1 c2। नीचे से भी आप सेम -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। तो -1 कैंसिल, अब ये सेम आ गया कि नहीं। देखिए c1 a2 या a2 c1 दोनों सेम चीज़ है, माइनस c2 a1, देखिए c2 a1, नीचे क्या है a1 b2 माइनस a2 b1। तो फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई जो है गलत नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। ये एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ आप बोल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को ही दूसरे एक तरीके से करके एक फॉर्मूला बना दिया गया है। ठीक है, एंड उसका नाम दिया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड x इजिकल टू ये वैल्यू है, y इजिकल टू ये वैल्यू है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब बात है कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो ये वैल्यूज़ हो गया। अब ये वैल्यूज़ में डायरेक्टली आप जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया था इस तरह से पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, एंड देन उसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रूव्ड है ऑलरेडी। नाउ जो मैं बात कर रहा था कि इसको आपको ये बताना है कि इसको याद कैसे रखना है ना। तो याद रखने के लिए यहाँ पर है क्या, पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये याद रखने के लिए ये ट्रिक आपको हम समझे, ऊपर में जो भी चीज़ है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फॉर्मूला को आप कैसे याद रख पाएंगे। ठीक है, तो याद रखने के लिए इक्वेशन को पहले मैं ले लेता हूँ। इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक सीधा सा इजी सा प्रोसेस आपको अपनाना है। आपको क्या करना है, x लिखना है, थोड़ा सा ज़्यादा गैप देके y लिखना है, थोड़ा सा और ज़्यादा गैप देके फिर लिखना है 1। नीचे आपको डैश देना है, जैसे बाई लिखते हैं ना, फिर इक्वल टू, यहाँ पर भी एक बड़ा सा डैश देना है, इक्वल टू यहाँ पर भी एक बड़ा सा डैश देना है। अब x, दोनों x वाले छोड़ के, है ना, ये दोनों x वाले छोड़ के, इसको छोड़ के आप देखेंगे जब हम x के नीचे कुछ वैल्यूज लिखने जाएंगे तो x को छोड़ के y का जो बिना वेरिएबल का इसका लिखेंगे, मतलब b1 b2 और c1 c2। क्या लिखा हमने, x के नीचे x का छोड़ के जो बाकी है उसका लिखा b1 b2 c1 c2। उसी तरह से y के नीचे हम क्या करेंगे, हम y का छोड़ के बाकी लिखेंगे, और लिखेंगे कैसे, यहाँ पर जो खत्म हुआ है वहीं से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, c1 c2 लिखेंगे, फिर a1 a2 लिखेंगे। ठीक है,
इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर y के नीचे मैंने a1 a2 और c1 c2 थोड़ा आगे पीछे कर दिया ना तो माइनस साइन में थोड़ा गलती हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस प्लस में गलती होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में ध्यान रखना है। x के नीचे जब मैं लिख रहा हूँ b1 b2 c1 c2, x को छोड़ के ही बच गया। एंड जब y के नीचे लिखूंगा यहाँ पे जो जहाँ से खत्म हुआ है c1 c2 उसी को पहले लिखूंगा एंड जो बचा हुआ है a1 a2। फिर 1 के नीचे क्या लिखूंगा a1 a2 बाई b1 b2। क्लियर है? अब देखिए नाम क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आपको पता लग जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसके नीचे जो भी है इन सब में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है, x बाई ये हो जाएगा b1 c2, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर बीच में माइनस दूंगा एंड ये मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी क्रॉस हो गया b2 c1। समझ में आ रहा है? इधर मत देखना, अभी यहीं देखना, वो बाद में बताऊंगा मैं। b1 c2 माइनस, बीच में माइनस दे रहे हैं b2 c1। सेम चीज हम y के नीचे भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, c1 a2 या a2 c1 कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, a2 c1, क्योंकि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कोई फर्क पड़ता है क्या। फिर ये माइनस c2 a1, सेम चीज 1 के नीचे जो है उसके साथ भी होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ तक हो गया। अब एक एक बार करके इसका 1 के साथ और फिर इसका 1 के साथ हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले x का बनाते हैं 1 के साथ, ठीक है। x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, बट ये इधर करेंगे नहीं, हम सिर्फ इसको कर देते हैं तो ही x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हमको हमारा मकसद क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया, देखिए b1 b2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये सेम वही फॉर्मूला है या नहीं जो पहले हमने किया था, देख लेते हैं। कॉपी में लिख लीजिए क्या है, b1 c2 माइनस, या फिर पहले आपने लिख के रखा ही होगा तो मिला लीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए बिल्कुल सेम है, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने x का 1 के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू निकाला, y का जब 1 के साथ इक्वेट करूंगा तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको अच्छे से क्या पहचानना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है। इस फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद आपको आसानी से ही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि x का वैल्यू ये है एंड y का वैल्यू ये है, फिर कहीं भूल गया तो फिर गड़बड़ हो गया। तो आपको ये ट्रिक को याद रखना है। एक तो हमने वो बता दी कि फॉर्मूला कहाँ से निकला, वो एलिमिनेशन मेथड से ही वो फॉर्मूला निकला हुआ है। फिर उसको हम लोग कैसे इजीली याद रख सकते हैं, उसके लिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हम यूज़ करेंगे। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं या फिर नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये स्टेप्स याद रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन करते सब आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली x इक्वल टू ये पुट करके आपने पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दिया, फिर x इक्वल टू दिस y इक्वल टू दिस डायरेक्टली कर लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा चांसेस कम रहता है कि बच्चों को फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो। अगर आप ये स्टेप याद कर लेते हैं, अगर याद भी है और आप करने भी जाते हैं, कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन अगर आप ये स्टेप बाय ऐसे करके करेंगे तो आपको गलती नहीं होगा। मैं एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा इस तरह से, आपको तब समझ में आ जाएगा कि कैसे ये करना है। ये भी एक आपको इजी मेथड ही लगेगा, जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इजी लग रहा है तो आप मेरे को बताना ज़रूर कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, मैं सुनना चाहूँगा। ओके, तो ये था किस तरह से मेथड आया है एंड किस तरह से ट्रिक। y का मैंने यहाँ पे निकाला नहीं, क्योंकि x का आप समझ गए तो y का भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ ले जाएंगे तो y का फॉर्मूला मिल जा रहा है। ठीक है, तो वो आप खुद कॉपी में कर लीजिएगा, वो मैं बता नहीं रहा हूँ।
तो आगे और भी क्या क्या चीज़ें इसमें बुक में लिखा हुआ है वो मैं देख लेता हूँ और थोड़ा आपको बता देता हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमने सीख लिया है, क्या फॉर्मूला है, क्या उसका ट्रिक है सॉल्व करने का, वो हमने सीख लिया है। तो आगे और क्या बताया गया था वो देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा, वेरिफिकेशन मैंने बता दिया था। नाउ यहाँ पर जो फॉर्मूला आया हुआ है वो कैसे आया है वो उसको समझाया हुआ है। आई थिंक इसको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया उसको मेथड को एक्सप्लेन किया गया कि अगर इक्वेशन a1x b1y एंड c1 होता है एंड a2x b2y एंड c2 होता है इक्वल टू 0 होता है, तो उस समय में पहले हम x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, y का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट b2 है तो ये पूरे इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई किया गया है, देखिए। एंड इस यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है, तो इस पूरे इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब ऐसा किया हमने तो y एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि b2 b1 माइनस b1 b2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि b2 b1 माइनस b1 b2 x इज इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c2 ये हो जाएगा। फिर इसको हम साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज करने पे ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर उस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस इधर जाने से ये प्लस हो जा रहा है और ये प्लस इधर आने से माइनस हो जा रहा है। आप ऐसे भी इसको सिंपली समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1। फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है इसको नीचे लेके आएंगे तो ये यहाँ पर जब आएगा पहले ये तो रहेगा b2 a1 माइनस b1 a2 है ना, ये जैसा है। फिर माइनस साइन जब इसमें से कॉमन लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ पे ये वैल्यू हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये फॉर्मूला के टर्म्स में बात किया गया है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, इसमें ध्यान मत दीजिए, जो मैंने समझा दिया है वो काफ़ी है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए आएगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से आया, एंड उसके लिए मैंने चीज़ें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये था एक्स का कैसे वैल्यू आया, सेम चीज़ समझाया हुआ है कि वाई का कैसे वैल्यू आया। ठीक है, अब यहाँ पर केस 1 में ये चीज़ दिखाया हुआ है कि केस 1 में a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर लिया है कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तभी सॉल्यूशन आएगा। एंड a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होने का मतलब है कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए a1 का वैल्यू है 1 और a2 का वैल्यू है 2 एंड नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 करना है ना, तो b2 का वैल्यू ले लेते हैं 3 एंड b1 का वैल्यू लेते हैं 3 एंड b2 का वैल्यू ले लेते हैं 2। तो ये हो गया a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब मल्टीप्लाई करिए a1 b2 कितना आ रहा है 2 एंड a2 b1 कितना आ रहा है 6। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा क्या, तो वही चीज़ बोला है इट्स नॉट इक्वल टू 0, ऐसा ये 0 नहीं आएगा। केस 2 अगर ये a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 आता है तो इन दैट केस हमारा a1 a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। ठीक है, एंड a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू होगा k इंटू a2 है ना, k सम कांस्टेंट वैल्यू, एंड b1 क्या होगा k इंटू b2। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a1 एंड b1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ये। ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसका वैल्यू, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो अभी अभी हमको मिला था। देखिए ये जो a1 एंड b1 का जो वैल्यू मिला है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो जब a1 इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 1 में फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखने से इजी होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था, यही था ना। तो a1 का वैल्यू क्या था, a1 का वैल्यू आया हमारा k a2x और b1 का वैल्यू क्या आया k b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों में से k कॉमन आ रहा है ना, और x भी कॉमन आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a2x, सॉरी x कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ k कॉमन आ रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए
a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, क्या लिखा है इसमें फिर? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन 7, ये है हमारा इक्वेशन 7, एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है ऊपर में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 2। बोथ कैन बी सेटिस्फाई, दोनों सेटिस्फाई कब होंगे? अगर c1 का वैल्यू k c2 हुआ तो, ठीक है, दैट इज c1 बाई c2 इज इक्वल टू k। अगर c1 इज इक्वल टू k c2 हुआ तो दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर c1 इज इक्वल टू k c2 हुआ, इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू, देखिए c2 को उधर ले जाएंगे तो c1 बाई c2 आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ना? आगे देखते हैं, इफ c1 इज इक्वल टू k c2, अगर c1 इज इक्वल टू k c2 हम पुट करते हैं, एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। c1 इज इक्वल टू k c2 पुट करते हैं, ठीक है, या फिर c1 का वैल्यू k c2 एक सॉल्यूशन होता है इक्वेशन 2 का, तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, यहाँ पर ये जो लाइन है इसको इग्नोर करिए, दो बार आ गया है, इस लाइन को इग्नोर करिए, ठीक है। मतलब c1 इज इक्वल टू k c2 पुट करते हैं, या फिर यह कोई सोल्यूशन होता है इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, ये बोला गया है। तो इसका मतलब हमको यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलेगा कि उस केस में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इज इक्वल टू k होगा, है ना। a1 बाई, देखिए ये वाला चीज़ तो आप यहाँ पर देखिए पहले ही हमने कर लिया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू k, ये तो हमने पहले ही देख रखा है। एंड उसके बाद ये भी हमको दिख रहा है कि c1 बाई c2 इज ऑल्सो इक्वल टू k, तो इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों बराबर हुआ, एंड तीनों किसके बराबर हुआ? k हुआ, k के बराबर। और ऐसे केस में हमको क्या पहले से पता है कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? जब c1 इज इक्वल टू k c2 है, तब जो इन्फिनिट जो सॉल्यूशन होगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर इफ c1 इज नॉट इक्वल टू k c2 होता है, अगर c1 इज नॉट इक्वल टू k c2 होता है, देन एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 विल नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का कोई भी सॉल्यूशन जो है इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इन दैट केस हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब जो कंडीशन आएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये था इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप बोल सकते हैं। अगर आपको इसको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, आप एक और बार देख के क्लियर कर लीजिए। नहीं समझ में आता तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। आगे आप जब न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे ना तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा, और ये तो दिमाग में रहने वाला भी नहीं है। जो रहने वाला है वो कौन सा वाला चीज़ है? जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने दिखाया है वही रहने वाला है, वही काम आने वाला है, ठीक है। ये हमने बता दिया, लेकिन हायर स्टडीज जब आप करेंगे ना तब ये ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ तो हम पहले से ही डिस्कस बहुत कर चुके हैं। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। a1 बाई b2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इन्फिनिटली मैन्यू सॉल्यूशन आएगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये हम पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, एंड अब तक आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। MCQs में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में, फाइनल में, आपके स्कूल एग्जाम में, तो इसको इसलिए दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ये वाला पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। एंड आपको ये चीज़ अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वीडियो को बार बार देखना है और ये चीज़ क्लियर होना ही है, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन के स्टेप्स है। वो सब था ज्ञान का बात, कैसे फॉर्मूला आया है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, वो सब बात हो गया। ये एक्चुअल में हम सॉल्यूशन करते समय करेंगे, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए, एंड इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप्स लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे हम इसका जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे विथ व्हाट प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो ये जो चीज़ मैंने समझाया है, इसमें जो लॉजिकल पार्ट है ये नहीं भी होगा आपके कॉपी में तो चलेगा, लेकिन जो ऑरेंजेस एंड एप्पल वाला एग्जांपल है उसमें जैसे मैंने एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल के आपको सिखाया है, वहाँ से एक बार आप ज़रूर एक बार एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने का कोशिश कीजिए, मतलब फॉर्मूला का निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वो आपके कॉपी में होना ज़रूरी है। एंड ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कैसे इसका स्टेप्स करते हैं ये आपके कॉपी में होना ज़रूरी है, ठीक है।
एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर जब आप इस तरह से करेंगे, अगर आपका A1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 मतलब ये जो डिनोमिनेटर है अगर ये ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। ज़ीरो आने से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप दिया हुआ है, देख लेना। राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म 1 and 2, टेक द हेल्प ऑफ द डायग्राम अबव। हम ये जो इसका हेल्प लेने के लिए बोल रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से करेंगे। फाइंड x and y प्रोवाइडेड A1 B2 माइनस A2 B1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है कि स्टेप 2 अबव गिव्स यू द इंडिकेशन व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्टेज में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करेंगे एंड तब तक आप ये जो फार्मूलाज है उसको और अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फार्मूला एग्जाम्पल्स करेंगे।